हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चे बताएंगे। आज आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग हमेशा की भांति इस बार भी जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू लेवल होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उनके फैक्ट से हम लोग रूबरू होंगे। तो सभी बच्चे क्लास में हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। क्लास की ओर जाने से पहले आप सभी बच्चे को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक थॉट से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। वो क्या कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट कोई मंजिल नहीं मिल सकती, उसके लिए हमें मेहनत और परिश्रम करना होगा, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे आज के सेशन में कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपकी अंकिता मैम क्लास को स्टार्ट करने जा रही है, ओके। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूसी क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार कब हुई थी? यानी जब रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय किसी एक घटना को लेकर उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है। तो वो कब हुई थी? ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा 22 जनवरी 1905, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1892 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1892। तो सभी बच्चे बताएंगे रूसी क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार कहते हैं, लेकिन वो कब हुई थी? तो हमारा जो ऑप्शन है वो 22 जनवरी 1905 यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। आपको पता होगा या शायद नहीं भी पता हो, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये जो घटना हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, एक शांतिपूर्ण मजदूरों का जुलूस निकल रहा था, ठीक है। तो वहां पे जो रूस के जो जार थे, जार का मतलब एक सम्राट, एक राजा होता है, ठीक है। तो रूस के जो जार सेना थे उन्होंने क्या की, गोलीबारी चलवा दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, वो मर गए या मारे गए, ठीक है। इसीलिए वो जो दिन था वो रविवार था, इसलिए उसे खूनी रविवार का नाम दिया, ठीक है। और रूसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो इसी दिन से हुई थी, यानी खूनी रविवार के दिन से वो रूसी क्रांति में वो कन्वर्ट हुआ था। यह क्रांतिकारी में जो हुआ था, यह क्रांतिकारी रूस के जो राजा थे वो शासन की जब क्रूरता को देखा गया तो लोग बहुत ज्यादा मतलब कि उत्साह हो गए कि नहीं, हमें अब क्रांति करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस नरसंहार के बाद देश भर में हड़तालें चली, विद्रोह और क्रांतिकारी भी होना स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूसी क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार कब हुई थी? तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट है, 22 जनवरी 1905। पोल के माध्यम से आपको आंसर भी देखेंगे और राइट साइड में आपको रेड टाइप के बॉक्स दिखेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको दिया होगा। आप एक्सप्लेनेशन की मदद से आप खुद को याद दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का क्या नाम है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए है अटल सेतु, बी है हावड़ा ब्रिज, सी आपको दिख रहा होगा बांद्रा वर्ली सी लिंक एंड लास्ट जो हमारा डी है वो विक्रमशिला सेतु है। तो आपको मैं बता दूं, भारत के सबसे लंबी समुद्री पुल की अगर बात की जाए तो वो है अटल सेतु, ठीक है। कौन सी है? अटल सेतु। ये जो है मुंबई ट्रेस करके एक जगह का नाम है, ट्रेस हार्बर लिंक नाम है, उस जगह पे ये है, ठीक है। और आपको पता होगा इसकी जो लंबाई है वो लगभग 21.8 किलोमीटर में है, जो कि सबसे बड़ा समुद्री पुल है, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट है और आपको पोल के माध्यम से भी आंसर शो करेंगे और रेड बॉक्स में आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी दिख जाएंगे। चलिए बच्चे अब देखिए, चलिए यहाँ पे तो अटल सेतु तो हम लोग जान गए कि वो भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल है, लेकिन हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं आप लोग?
हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज क्या है? हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, उसी पे वो बना हुआ है और कलकत्ता को हावड़ा से ये जोड़ता है हावड़ा ब्रिज। यह बिना नट बोल्ट का है, ठीक है, जो प्रसिद्ध और वेलिटर पुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बांद्रा वल्ली सी लिंक, ठीक है, तो बांद्रा वल्ली सी लिंक जो ये पुल है यह मुंबई में बांद्रा और वल्ली को जोड़ता है और यह अरब सागर पर बना हुआ आधुनिक केबल स्टे पुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग विक्रमशिला सेतु की बात करते हैं। अगर विक्रमशिला सेतु के बारे में आप लोग अगर नहीं सुने तो आज आप सुन लीजिए और बहुत अच्छे से माइंड में रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए कि विक्रमशिला सेतु कहाँ है, क्या है, ठीक है। तो यह जो है गंगा नदी पर भागलपुर बिहार में है, ठीक है, भागलपुर बिहार में स्थित है विक्रमशिला सेतु। यह बिहार को उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ने का काम करता है विक्रमशिला सेतु, ठीक है। तो आपको मैं सारा एक्सप्लेनेशन दी हूँ, सारे ऑप्शन का दी हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है, तो वो है हमारा अटल सेतु, ठीक है, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहिएगा आपको क्लास हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। हम आपकी कमेंट का हमेशा इंतजार करेंगे और आपकी कमेंट का हम रिप्लाई भी जरूर देंगे। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? क्वेश्चन हमारा है आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? आपको ऑप्शन शो होंगे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी आपको जो दिख रहा होगा वो है भगत सिंह। तो आजाद दस्ता का गठन जो किए थे वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी बी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। उन्होंने किस दौरान किया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था, ठीक है। यानी जयप्रकाश नारायण जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है और इसको हम लोग लॉक करेंगे और पोल के माध्यम से भी आपको आंसर दिख जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको रेड बॉक्स में राइट साइड में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कमेंट करते रहिएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है, जरूर हम आपका वेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने होंगे तो वे एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी भी अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं किया है, ठीक है। चलिए सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वो एक नेताजी थे, उन्हें लोग प्यार से नेताजी भी बोलते थे और वे आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता थे। और आपको पता होगा सुभाष चंद्र ने एक नारा भी दिया था, वो नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आएंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए अब भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो भगत सिंह कौन थे? आपको पता होगा कि भगत सिंह एक निर्भीक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए 23 मार्च 1931 को उन्हें अंग्रेजों ने क्या किया था? फांसी दिया था और उनके साथ सुखदेव सिंह थे और राजगुरु थे, इन तीनों को साथ में फांसी दी गई थी, ठीक है। कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तीनों को एक साथ फांसी दी थी क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया था और लोगों को जागरूक करते थे कि भाई हमारा भारत देश है तो हमारे भारत में कोई दूसरे क्यों रहेंगे, भाई उनको भगाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो चंद्र प्रकाश नारायण ने किया है, ठीक है। चलिए कमेंट करते रहिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज की पहाड़ियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 3 थी, ऑप्शन बी है 4 थी, ऑप्शन सी दिख रहा होगा 5 एंड ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा 7। तो एक बात बताइए, गिरिव्रज नाम आपको पता चल रहा है ये क्या है? नहीं पता चला, शायद कुछ बच्चे ये नहीं भी जानते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले देखें कि मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज की पहाड़ियों की संख्या वो कितनी थी? वो 5 थी, ठीक है। वो कौन कौन 5 थी? पहला था हमारा रत्नागिरी, दूसरा था वैभारा, तीसरा था उदयगिरी, चौथा था सेनागिरी,
सोनागिरी टाइप का था, हाँ सोनागिरी था। और पांचवा जो हमारा था वो इसी गिरी था। ये पांच जो थे पांचों से ही घिरा हुआ गिरिव्रज था। आपको पता होगा गिरिव्रज जो नाम था वो प्राचीन काल में पड़ा था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया तो उसे राजगीर नाम से प्रसिद्ध किया गया। आप लोग राजगीर गए होंगे घूमने, ठीक है। प्राचीन काल में उस राजगीर का जो नाम था वो क्या था, गिरिव्रज था, ठीक है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। पोल के माध्यम से भी आपको आंसर दिख जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा ये जो मगध जो राजगीर की बात है, गिरिराज की बात है, यहाँ पे खासकर ज्यादातर जो होता है ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बना रहा है, ठीक है। पोल के माध्यम से बच्चे आपको आंसर दिख रहे होंगे। और राइट साइड में हमेशा की तरह आपको रेड बॉक्स में एक्सप्लेनेशन के भी रूप में मैं आपको दे दी हूँ, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बताइए क्या है। क्वेश्चन 5 हमारा क्या बोल रहा है, पढ़िए सारे बच्चे। चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेन सोंग जो थे वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो हमारा 4 ऑप्शन शो होगा। ऑप्शन ए हमारा जो है वो है तक्षशिला, ऑप्शन बी है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है विक्रमशिला एंड लास्ट हमारा ऑप्शन डी है वो है ओदंतपुरी। तो चीनी यात्री हेनसोंग की अगर बात करें तो वो 7वीं शताब्दी में नालंदा में यानी नालंदा विश्वविद्यालय में वो अध्ययन करते थे और उसके नेतृत्व में और उसकी विस्तृत में जानकारी भी उन्होंने दिया था, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय तो हम लोग को पता है कि वो नालंदा में, लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय जो ये प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, ठीक है, जो बिहार में ही स्थित है। बिहार में एक नालंदा जगह है, वहां पे ये स्थित है, ठीक है। और आपको पता होगा ये नालंदा विश्वविद्यालय में जब पुस्तकें जली थी तो लगभग कहा जाता है कि 6 महीना लगभग उन पुस्तकों को जलने में लगा था। और वहां पे ग्रंथ जो हस्तलिपि ग्रंथ वहां पे सारे रखे थे वो सारे उसमें जल गए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर ऑप्शन ए में देखा जाए तो तक्षशिला की बात करें, आपको ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे ना वो सारे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय ही, ठीक है। तो नालंदा के बारे में बच्चे तो जानते होंगे, नहीं भी जाने तो मैंने आपको बता दिया। चलिए तक्षशिला क्या था। तक्षशिला की अगर बात करें तो ये विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। किसको, तक्षशिला को, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें चाणक्य जैसे महान विद्वान पढ़ाते थे, ठीक है। चलिए विक्रमशिला की बात करें तो इसका निर्माण जो किए थे वो पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा बिहार में कराया गया था, ठीक है। ओदंतपुरी की बात करें तो यह भी बिहार में स्थित एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था। इसे नालंदा से पहले स्थापित किया गया था। लोग मानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से आने से पहले ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। एंड बी ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे। पोल के माध्यम से आपको आंसर भी दिख जाएंगे और राइट साइड में आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी रेड बॉक्स में दिख जाएगा। तो हमारा क्लास कैसा लग रहा है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर किसको बोलते थे। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, बोल रहा है मंदिर को बोलते थे, बी हमारा पुस्तकालय, सी जो दिख रहा है वो है छात्रावास एंड लास्ट हमारा जो डी ऑप्शन है वो प्रवेश द्वार। तो क्वेश्चन को लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्ना सागर किसको कहते थे। तो रत्ना सागर नाम का नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय था, ठीक है। वो क्या था, रत्ना सागर। रत्ना सागर हम लोग पुस्तकालय को बोलते थे, जहां हमारे हजारों ग्रंथ जो हस्तलिपि में लिखे हुए थे वो वहां पे रखाते थे।
आपको पता होगा नालंदा का पुस्तकालय जो था उसको धर्मगंज कहते थे, ठीक है। पुस्तकालय की अगर बात करें तो 3 भवन थे, जिसमें एक रत्न सागर था, दूसरा जो था वो रत्नोदधि था एंड तीसरा जो था वो रत्न रंजक था। ये 3 पुस्तकालय थे जो विभाजित किए गए थे और इन तीनों पुस्तकालय को लोग धर्मगंज कहते थे क्योंकि वहां ग्रंथ बहुत सारे रखे हुए थे जो हस्तलिपि ग्रंथ थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो बी है वो करेक्ट आंसर है और बी को हम लोग लॉक करेंगे और पोल के माध्यम से आपको आंसर भी दिखेंगे और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी रेड बॉक्स में मैं दे देती हूँ कि आप उसे पढ़कर माइंड में रख सको, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा, ROM, आप लोग सुनेंगे रोम, ठीक है। ROM का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है रन ओनली मेमोरी एंड ऑप्शन आपको जो डी दिख रहा होगा वो है रैपिड ओनली मेमोरी। तो बताइए रोम का पूरा यानी फुल फॉर्म क्या होता है? सभी बच्चे बताइए, स्कूल टाइम से सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताइए रोम का फुल नेम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसको हम लोग लॉक करेंगे और पोल के माध्यम से भी आपको आंसर शो कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आपको पता होना चाहिए रीड ओनली मेमोरी का जो काम होता है इसमें क्या होता है कि डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। रोम जो होता है यानी ROM जो होता है वो अस्थाई मेमोरी यानी फिक्स्ड मेमोरी होता है, जिसमें जरूरी निर्देश पहले से हमको संग्रहित होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी डेटा क्या होता है, सेफ होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के रूप में भी आपको दिख जाएंगे रेड बॉक्स में, ठीक है, दिख रहे हैं। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए क्लास कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, RAM का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना। रैम जिसको हम लोग टंग वर्ड में रैम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा रीड एक्सेस मेमोरी, सेकेंड है रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड है रैपिड एक्सेस मेमोरी एंड फोर्थ जो हमारा दिख रहा है वो रन एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है और बी को हम लोग लॉक करेंगे और आपको पोल के माध्यम से भी आंसर शो हो रहे होंगे। चलिए अगर हम लोग रैम की बात कर रहे हैं यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, डेटा को रैंडमली पढ़ा और लिखा जा सकता है, ठीक है। रैम जो होती है वो अस्थायी होती है यानी फिक्स्ड वो नहीं होते, वो अस्थायी मेमोरी होते हैं जिसमें काम करते वक्त जो डाटा रहता है वो समय पे रहेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर के बंद होते ही रैम जो है डेटा मिट भी जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और रोम में जो लोग पढ़ते रोम में क्या था, सेफ रहता है डेटा, लेकिन रैम में जो क्या है वो मिट जाता है। तो हमारा बी जो है वो आंसर करेक्ट है एंड पोल के माध्यम से भी आपको आंसर मैं दे रही हूँ, ठीक है, दे रही हूँ और आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं राइट साइड में रेड बॉक्स में दी हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा 9 है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, नहीं बताइए क्या है। देखिए हार्डवेयर हम वैसे चीज को बोलते हैं जो मुझे दिख रहा हो, सिंपल भाषा में जान जाइए। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो एक छिपा हुआ एक्सेस मेमोरी टाइप का काम करे, तो ये अंतर होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा जाए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो कड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए जो है रैम है, बी जो है रोम है, सी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी जो हमारा दिख रहा है वो CPU। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो कड़ी होती है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो दोनों को जोड़ता और संचार
करवाता है। कौन करवाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। रैम हम आपको बता चुके हैं इसके पिछले क्वेश्चन में। रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब क्या होता है बताइए? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर सीपीयू की बात करें, सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? उससे पहले हम लोग आपको पोल के माध्यम से आंसर दे दें कि आपको 100% सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करेक्ट आंसर है। और रेड आपको एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिख जाएगा। चलिए सीपीयू बताइए, सीपीयू क्या होता है? क्या है? कंप्यूटर का तो एक पार्ट है, एक हार्डवेयर पार्ट है। क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सीपीयू जो है वो क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वो ब्रेन है यानी मस्तिष्क है। जो भी काम होते हैं कंप्यूटर में वो सीपीयू के द्वारा होते हैं। सीपीयू उसको निर्देश देता है तभी ये होता है। ठीक है, इसमें सीपीयू में क्या होता है? एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और कुछ रजिस्टर होते हैं जो गणना और नियंत्रण का काम करते हैं। तो सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो ब्रेन होता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस करने का काम करवाता है। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बच्चे, आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे सारे बच्चे को। हमारा जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। कंप्यूटर प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी जो है निबल एंड ऑप्शन डी है क्या? वर्ड है। तो आपको बता दूं मैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, यानी बाइनरी डिजिट होता है। कौन सी होती है? बिट, यानी बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है कि इसमें जीरो और एक ही सिर्फ हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर इंडिकेट नहीं किया जा सकता है। अगर बिट की बात करें तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट में ये कन्वर्ट होता है। बाइट से ही डेटा का मापन किया जाता है, जो कि बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे। इसमें देखिए सारे आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिए, बाइट, बिट, निबल, वर्ड, ये सारा आप समझिए। सबसे पहले होता है बिट का मतलब तो मैं बताई कि बाइनरी डिजिट होता है जो 0 और 1 ही हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिट जो होता है 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, निबल की बात करें, सी जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि 4 बिट के इक्वल एक निबल कहलाता है। 4 बिट जो होता है वो एक निबल कहलाता है। बाइट जो होता है वो 8 बिट का एक बाइट होता है। किलो बाइट की बात करेंगे तो 1024 आपका बाइट होगा तब वो किलो बाइट कहलाएगा। अगर मेगा बाइट की बात करें तो 1024 किलो बाइट को हम लोग मेगा बाइट बोलेंगे। गीगा बाइट की बात करें तो 1024 मेगा बाइट को हम लोग गीगा बाइट बोलेंगे। अगर टेरा बाइट की बात करें तो 1024 जीबी यानी गीगाबाइट को हम लोग टेराबाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर पेटाबाइट की बात करेंगे तो 1024 टेराबाइट को हम लोग पेटाबाइट बोलेंगे। और लास्ट जो हमारा सबसे हाई लेवल पे चला जाता है वो है एक्साबाइट। एक्साबाइट जो होता है वो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो आपको जो जानकारी रखना है वो ये रखिए, जैसे कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। ठीक है, तो 8 बिट जो होता है वो एक बाइट कहलाता है। ठीक है, अगर निबल की बात करें तो 4 बिट वो एक निबल कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोल के माध्यम से भी आपको आंसर दिख जाएंगे कि आपका जो बी आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि बिट जो होती है वो छोटी इकाई होती है और 0 एंड 1 ही होती है। ठीक है, ये एक क्या है? बाइनरी डिजिट है। और एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको रेड बॉक्स में साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। तो आप बताएंगे बच्चे आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। आपको हमेशा हम नई नई जानकारियां देना चाहती हैं और ऐसी जानकारियां जो आप जाने और जो आप नहीं भी जानते वो भी आपको मिलेगी। तो हमारे क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करिए, अपनी राय हमें बताइए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। ठीक है, तो
आप नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम एंड टेक केयर। अपनी राय जरूर दीजिएगा बच्चे हमारी क्लास, क्योंकि आपकी कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और हम भी आप ही लोग की तरह हम भी मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमें भी बच्चों को कुछ कुछ नई जानकारियां देनी होगी। तो ठीक है, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके ओके, बाय।